संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भैया हमन एक नवा क्रम शुरू करे हैं जेमें रोज के रोज 15 मिनट के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत महत्वपूर्ण समाचार मन ला आप तक पहुँचाथन, वो डिटेल के साथ। तो एक क्रम में जुड़े रहा आओ एक लाभ लेते रहा। आज के क्रम के समाचार ला शुरू करबो। आज 30 जुलाई है। अब पहले सबसे प्रमुख समाचार में पहुंचबो, हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ। आज सबसे महत्वपूर्ण समाचार में है भगवान राम और राम से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण स्थल चंदखुरी के बारे में जानकारी। हो ये रहा है, रामलला का जन्म स्थान आप सब जानते हैं अयोध्या है और वहाँ 5 अगस्त को मंदिर की नींव रखने का काम शुरू किया जाने वाला है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भगवान राम के ननिहाल के रूप में जाना जाता है। इसके लिए आपको चलना होगा रायपुर। रायपुर के 15 किलोमीटर की दूरी के आसपास एक क्षेत्र है जिसे चंदखुरी, पुराना नाम चंद्रपुरी के नाम से जाना जाता है, जो भगवान राम के ननिहाल के रूप में जाना गया। यानी माता कौशल्या का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। अब मुख्यमंत्री महोदय ने इस जगह की यात्रा की और इस जगह को जीर्णोद्धार करने और एक नवनिर्मित मंदिर बनाए जाने की घोषणा भी उन्होंने की है। इस मंदिर के निर्माण में कुछ 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। वैसे कुछ फैक्ट जो अनसुने फैक्ट हैं वो इस मंदिर के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। धीरे से, ध्यान से और कान दे करके समझते चलिएगा। चंदखुरी या चंद्रपुरी ये वो महत्वपूर्ण स्थल है जहां माता कौशल्या के पिता भानुमंत का क्षेत्र हुआ करता था। भानुमंत अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे और उनकी कुशलता, कार्यकुशलता के कारण उन्हें सुकौशल भी कहा जाता था। संभवतः इसी कारण इस क्षेत्र को कौशल प्रदेश कहा जाता रहा होगा। ध्यान रखें, दक्षिण कौशल के नाम से भी छत्तीसगढ़ जाना गया है। वैसे माता कौशल्या के पिता की बात आई है तो उनकी माता का नाम जान लेना भी जरूरी है। सुबाला, ये माता कौशल्या की माता का नाम था। माता कौशल्या की माता का नाम। खैर आगे बढ़ते हैं। राम जी को अपने पिता की तरफ से ये क्षेत्र प्राप्त हुआ है। वैसे ननिहाल है तो और भी फैक्ट जानते हैं। इस मंदिर में राम जी की बहुत अद्भुत मूर्ति है और वो अपनी माता की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसी मूर्ति पूरे भारत में और कहीं नहीं है। बाकी तो छोड़िए, कौशल्या माता का मंदिर पूरे देश में और कहीं भी नहीं है। जिस तरह से पुष्कर तीर्थ है, पता ही होगा, राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, ठीक उसी तरह कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में मौजूद है। इस मंदिर के बारे में यह जानकारी मिलती है कि यह 7 तालाबों से घिरा हुआ है। वैसे चंदखुरी अपने आप में 126 तालाबों के लिए जाना जाता है। इन 7 तालाबों में भी मुख्य मंदिर जलसेन तालाब के बीच में स्थित है। वैसे मान्यता यह है कि वो पत्थर की मूर्ति जो कि प्राप्त हुई है वो भी जलसेन तालाब से ही हुई है। और इस मंदिर के बारे में और छोटी सी जानकारी ये जान लेते हैं कि ये प्रतिमा जो है वो 8वीं शताब्दी की है और फिर वहां मंदिर की स्थापना कर दी गई। एक चीज और जानना जरूरी है कि चंदखुरी वो क्षेत्र है जहां सुषेण वैद्य की समाधि भी है। अब सुषेण वैद्य कौन है? रामायण के वो महत्वपूर्ण किरदार जो लक्ष्मण को संजीवनी बूटी ला करके इलाज कराने का काम किए थे। वैसे बूटी लाने का काम तो हनुमान जी ने किया था, लेकिन वो इलाज करने का काम किसने किया? सुषेण वैद्य ने किया। वापसी के क्रम में यहीं उनकी मृत्यु हुई और यहीं उनकी समाधि हुई है। यह अननोन फैक्ट था जो अब आपको पता चला होगा। चंदखुरी वैसे एक और चीज के लिए जाना जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस ट्रेनिंग केंद्र के रूप में भी चंदखुरी को आप समझ सकते हैं। तो इस जगह को फिर से जीर्णोद्धार कराया जाएगा, तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, पाथवे या परिक्रमण पथ बढ़ाया जाएगा। आप इसकी फोटो या इसकी तस्वीर नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान है और पर्यटन केंद्र के रूप में इसे बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। बड़ी खबर में आज यही था। दूसरी बड़ी खबर जो निकल के आई वो धमधा से है और धमधा दुर्ग जिले के भीतर पड़ने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे धर्मधाम के नाम से भी पहले जाना जाता था। वैसे ये भी प्राचीन काल से जुड़ी हुई खबर है। यहाँ खुदाई के दौरान सिक्के प्राप्त हुए हैं और ये सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भोसला वंश, छत्तीसगढ़ में एक समय मराठों का शासन भी रहा जिसमें भोसले वंश, नागपुर के जो भोसले वंश थे उन्होंने यहाँ शासन किया है। उसी दौरान का ये सिक्का जो प्राप्त हुआ है जिसकी उम्र 17वीं से 18वीं शताब्दी के आसपास की लगाई जा रही है। वैसे किस शासक ने जारी किया था अभी ये पता नहीं चला है, लेकिन इस सिक्के पे अरबी में भी शब्द लिखे हुए हैं और इस सिक्के पे बहुत ध्यान देने पर मराठी के भी कुछ चिन्ह दिखाई दे जा रहे हैं। इससे अनुमान लगाया गया। अनुमान ये भी लगाया गया कि ये सिक्का जो है वो उड़ीसा की टकसाल यानी वो जगह जहां सिक्के ढाले जाते हैं, अंग्रेजी में से
मिंट कहते हैं वो स्थान, वहां से ढाले गए होंगे। वैसे एक चीज और पता चली कि धमधा में जो ये सिक्का प्राप्त हुआ वो भी एक तालाब से प्राप्त हुआ है, गोपाल तालाब। वैसे धमधा के बारे में एक और लाइन बहुत प्रसिद्ध है। धमधा के बारे में कहा जाता है, 6 आगर 6 कोरी तरिया। आगर का मतलब ज्यादा होता है और तरिया तो आप सब समझते हैं तालाब, यानी कोरी यानी 20 होता है, यानी 6 कोरी, यानी आप 20 को गुणा करिए 6 से, कितना मिल जाता है? बिल्कुल सही। तो इतने सारे तालाब यहाँ मौजूद है। आगर यानी उससे ज्यादा या अधिक ही हो सकता है। उसी में से एक बहुत महत्वपूर्ण तालाब गोपाल तालाब से यह सिक्का खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ। अब एक चीज और जान लेनी जरूरी है कि इसी गोपाल तालाब से एक काष्ठ स्तंभ भी प्राप्त हुआ है, एक लकड़ी का स्तंभ भी प्राप्त हुआ है जो कि पुरातन या प्राचीन है। इसके बारे में भी जानकारी लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कब का है और इसे किस लिए, किस उद्देश्य से गढ़ाया गया था। ये भी जान लेना मजेदार है कि अष्टभुजी ये सिक्का है, यानी 8 फलक बने हुए हैं इस पे। और ये भी जान लेना जरूरी है कि ये सिक्का नहीं, खंभा, और ये खंभा जो है वो अब तक खराब नहीं हुआ है पानी में डूबे रहने के बाद भी। तो 2 चीजें मिल गई, एक सिक्का मिला और एक खंभा मिला। इसके बारे में भी अभी अध्ययन चल रहा है। ये कास्ट स्तंभ 11 फीट ऊंचा है और इसके बारे में जानकारी अभी और लेने का प्रयास किया जा रहा है। जब इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी तो इसे रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय में रखा जाएगा, जहां जाकर के आप भी इसे देख सकेंगे। वैसे खंभों से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ का इतिहास तो आपको याद ही होगा। सातवाहन काल के बारे में जानकारी मिलती है। किरारी का बहुत फेमस कास्ट स्तंभ जिसने सातवाहन काल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। शायद धमधा से भी ऐसा कोई स्थान या कोई जानकारी मिले। उम्मीद करता हूं धमधा के बारे में आप बहुत कुछ जान गए होंगे। 2 बड़ी खबरों के बाद अब बाकी खबर की तरफ चलते हैं। मलेरिया उन्मूलन अभियान ये बस्तर में चल रहा था, पूरे बस्तर संभाग के लिए चल रहा था और सभी जिलों में जब ये काम चलाया जा रहा था, दंतेवाड़ा ऐसा पहला जिला बना बस्तर संभाग का जिसने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को 100% यानी 100% पूरा कर लिया है। यानी मलेरिया, उसके सिम्टम्स, उसकी दवाई आदि के वितरण आदि के सारे कार्य दंतेवाड़ा में सबसे पहले पूर्ण कर लिए गए। ये भी जान लेना जरूरी है कि अलग अलग चरणों में चल रहा है। इसका पहला चरण 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चल रहा था, जो कि बीजापुर और नारायणपुर के जिलों में चला, और इसके बाद 15 जून से लेकर के 31 जुलाई तक इसका दूसरा चरण अभी दंतेवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में चल रहा है। अब बात करते हैं अगली न्यूज की, कोरबा ईस्ट यानी कोरबा पूर्वी। अब ये जान लेना जरूरी है कि यहाँ एक एनटीपीसी का संयंत्र है और इस 120 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र को बंद करने की बारी आ गई है। क्यों बंद किया जा रहा है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण। एनजीटी एक संस्था है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या फिर राष्ट्रीय ग्रीन हरित प्राधिकरण। ये संस्था इस प्रदूषण को देखते हुए इस संस्था को बंद करने का आदेश दी थी और इस संस्था को फाइनली डिसाइड किया गया है कि अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा नवंबर 2020 तक, यानी इसी साल। तो अब इसमें एक चीज और जान लेनी जरूरी है कि यह संयंत्र यानी कोरबा ईस्ट का संयंत्र सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था सन 1966 में। उस समय इसकी क्षमता 50 मेगावाट हुआ करती थी। धीरे धीरे ये संयंत्र आगे बढ़ा और सुचारू रूप से चल भी रहा था, लेकिन पर्यावरण असंतुलन को देखते हुए इसे फाइनली बंद किया जा रहा है। ये भी जान लेना होगा यहाँ एनजीटी के बारे में। एनजीटी एक बहुत महत्वपूर्ण प्राधिकरण है जो कि पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखती है भारत में। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें से भोपाल वाले क्षेत्रीय कार्यालय के भीतर छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी आता है। इसके अलावा इसके क्षेत्रीय कार्यालय एक पुणे में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। उम्मीद है आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अच्छा, इसके प्रमुख का नाम जानना है? बिल्कुल। इसके जो प्रमुख हैं वो न्यायाधीश होते हैं, रिटायर्ड जज जो होते हैं वो इसके पद पर बैठते हैं। अभी आदर्श कुमार गोयल इसके पदाधीश या फिर अध्यक्ष हैं। बात करते हैं इसी से जुड़ी हुई एक और खबर। भाई, हसदेव अरण्य कोल विवाद, छत्तीसगढ़ के कोरबा अंचल में ये विवाद चल रहा है। हो ये रहा है कि हसदेव का जो क्षेत्र है, हसदेव नदी के किनारे का जो तट है जहां से कोयला का उत्खनन किया जा रहा है, ये कि हाथी रिजर्व क्षेत्र के भीतर आ रहा है। लेमरू एक नया एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है, आपको पता ही है। उसके भीतर आने के कारण इस जगह से कोयला निस्तारण या कोयला निकाले जाने पर रोक लगाए जाने की बात चल रही है। इस विवाद को बढ़ता हुआ देख करके केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आ रहे हैं, जहां वो भूपेश बघेल जी से मुलाकात करेंगे और इस पर आगे विचार करेंगे। तो केंद्रीय कोयला मंत्री की छत्तीसगढ़ यात्रा और हसदेव अरण्य कोल विवाद दोनों आपके लिए इस न्यूज का हिस्सा बन गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ में वायु प्रदूषण का असर। अभी ये एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने कुछ डाटा हमारे सामने रखा है।
शिकागो स्थित एक इंस्टीट्यूट है, उसने ये रिसर्च जारी की थी और उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य की जीवन प्रत्याशा यानी इंसान के जीवन की लंबाई जो है या कितना लंबा है उसमें कमी बताई गई है। 4.3 ईयर, 4.3 साल हमारी उम्र घट गई है। वैसे अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जीवन प्रत्याशा में भी गिरावट आई है, जो कि 5% से भी ज्यादा है। एक चीज और इस अध्ययन से पता चलता है कि हमारे आसपास की वायुमंडल में या हवा में 43% तक वो प्रदूषक तत्व जो कि वायु प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे महीन कण या पीएम जिसे पार्टिकुलेट मैटर जिसे कहा जाता है, वो बढ़ चुके हैं। और भारत की कुल आबादी का 84% ऐसे जगह पर रहता है जहां वायु प्रदूषक तत्व मौजूद है। इन सब के साथ आपको अभी सरवाइव भी करना है और साथ साथ कोरोना से भी लड़ना है। मास्क पहनते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं। तो भाई सरोदा बांध जो कि कवर्धा के भीतर पड़ता है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वाटर एडवेंचर पार्क या वाटर टूरिज्म पार्क के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कुछ जलाशय जिसमें रविशंकर शुक्ल जलाशय यानी गंगरेल बांध भी है, वो भी इस योजना का हिस्सा है, जिन बांधों को वाटर टूरिज्म पार्क के रूप में विकसित किया जाना है। उसी में से एक है सरोदा बांध। अब इसमें वो जो वाटर स्की होती है या फिर वो जेट राइडिंग होती है, वो सारी चीजें चलाई जा सकेंगी और आप इसके आसपास बने हुए कैफेटेरिया में समय भी बिता सकेंगे। वैसे गेस्ट हाउस आदि बनाने की योजना भी चल रही है इसके भीतर। इसमें 5 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। वैसे इस बांध के बारे में ये भी जानकारी है कि 1963 में इस बांध की स्थापना की गई थी। एक स्थानीय नाला है उतानी नाला, जिस पर इसे बनाया गया है। ये बांध इसलिए भी खूबसूरत हो जाता है क्योंकि ये मैकल पर्वत, आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी पर स्थित ये बहुत महत्वपूर्ण पर्वत जो है मौजूद है, उसके खंड में या उसके किनारे बना हुआ है ये खूबसूरत सा बांध। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। तो अब भाई कुछ अनसुनी बातें, उसमें से एक है गुड़वा जलप्रपात। गुड़वा जलप्रपात सक्ती यानी जिला जांजगीर चांपा के नगरदा उप तहसील के भीतर एक स्थानीय जलप्रपात है, जो कि अभी सावन के समय काफी चर्चा में आ गया है। अब इसे पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की मांग की जा रही है। होता यह है कि पीएससी या व्यापम वाले अक्सर अनसुने जलप्रपात के बारे में क्वेश्चन बना देते हैं, तो अब आप याद रखेंगे गुड़वा जलप्रपात। अब सवाल यह है कि इसका नाम गुड़वा कैसे? भाई गांव के नाम पे है, गुड़वा गांव पे ये पड़ता है इसलिए गुड़वा जलप्रपात। रॉकेट साइंस थोड़ी ना। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं भीमखोज नाला। अब भीमखोज नाला ये खल्लारी यानी महासमुंद जिले की ओर जाना पड़ेगा। वहां एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग की जा रही है। मैं बोला ना, ऐसे पर्यटन केंद्र जरूर याद रखिए जो कि अनसुने से हैं, क्योंकि भाई पीएससी और व्यापम की आदत बन रखी है, आप जितना किताबों से रटेंगे वो नहीं पूछेगा, कुछ अलग ही हट के पूछता है। तो अब अपने नोट्स का हिस्सा इसे भी बनाएं। भीमखोज नाला खल्लारी महासमुंद में स्थित है। वैसे खल्लारी के बारे में एक कथा और भी चर्चित है। जब पांडवों को लाक्षागृह यानी लाख के घर में आग लगा करके मारने की योजना बनाई गई थी, कहते हैं वो प्रसंग यही घटित हुआ था जहां कृष्ण जी की समझबूझ से पांडवों की जान बच सकी थी। आगे बढ़ते हुए ये भी जानते हैं इसमें कि खल्लारी में खल्लार वाटिका या खल्लारी देवी का मंदिर भी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और इसका संबंध रायपुर कल्चुरी काल से जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है। आजकल ट्वीट का जमाना है और हर कोई ट्वीट कर रहा है। ये ट्वीट क्यों खास है? इस ट्वीट में लिखा हुआ था, आज छत्तीसगढ़ चो राज्यपाल पद ने मुझो 1 साल पुरली। फिर से एक बार, आज छत्तीसगढ़ चो राज्यपाल पद ने मुझो 1 साल पुरली। ये हल्बी भाषा है, हल्बी बोली है, और इस हल्बी बोली में ट्वीट किसने किया ये आप समझ गए होंगे। हमारी राज्यपाल महोदय यानी सुश्री, नाम पता है ना, कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिए और ये भी मेंशन करिए कि वो कौन से क्रम की राज्यपाल हैं। मैं इससे पहले के वीडियो में आपको ये जानकारी दिया था। तो भाई राज्यपाल महोदय ने ये घोषणा की और ट्वीट पे हल्बी भाषा में लिख दिया। वैसे ये खबर तो नहीं बननी चाहिए, लेकिन एक राज्यपाल महोदया अगर एक भाषा को सम्मान देते हुए इस तरह का ट्वीट करे तो आपको ये न्यूज़ पढ़नी चाहिए। अच्छा, ये भी जान लेना जरूरी है, कभी राज्यपाल पद के बारे में सरोजिनी नायडू जी ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया के समान। सरोजिनी नायडू ने ऐसा कह तो दिया था और ये सच भी साबित हो रहा था, क्योंकि राज्यपाल आमतौर पर आम नागरिकों से नहीं मिलते थे। वो भ्रम इन्होंने तोड़ दिया है हमारी राज्यपाल ने। नाम नीचे कमेंट बॉक्स पे आप सबसे चाहिए। तो भाई अच्छा लगा आपसे मिल करके। आज के वीडियो में बस इतना ही था। अब अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। व्यक्तिगत रूप से यदि वीडियो आप चाहते हैं तो आप अपना नंबर व्हाट्सएप में मुझे भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। आप अपना नाम,
और कहाँ से है ये लिख करके भेजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको ये वीडियो भेजा करूँगा। अच्छा लगा आपसे मिल करके, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी।